नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज दिल्ली के सर्द मौसम में बिहार की राजनीति गर्माहट लाती रही। आखिरकार लल्लन सिंह ने जेडीयू का अध्यक्ष पद छोड़ दिया और पार्टी की कमान एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों में आ गई है। जेडीयू के भीतर की इस खींचतान से पार्टी के भविष्य को लेकर भी बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो कई बार कह चुके हैं कि नीतीश अब कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी को लगता है कि यह समय मौके पर चौका लगाने का है, इसीलिए बीजेपी जेडीयू की इस उठापटक के बीच एक खास रणनीति पर काम कर रही है। यह रणनीति है नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की। अति पिछड़ा वर्ग जो नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है बिहार में, उस पर बीजेपी की नजरें हैं और इसके नेताओं को साथ लाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी बना दी गई है जो इस तरह के नेताओं को अपने साथ ला सके। कमेटी में संजय जायसवाल, मंगल पांडे, विवेक ठाकुर और नितिन नवीन को शामिल किया गया है। इनका काम है जनाधार वाले नेताओं से संपर्क करना और साथ ही उन्हें बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश करना। बिहार में ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग 55% से भी ज्यादा है। ये जातिगत सर्वेक्षण में भी सामने आया और नीतीश कुमार ने पिछले कई वर्षों में अति पिछड़े और महादलित का वोट बैंक तैयार किया है, लेकिन बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी है। जीतन राम मांझी साथ में आ चुके हैं बीजेपी के, जो कि महादलित से आते हैं, और वहीं अति पिछड़ों को भी बीजेपी अपने पाले में लाना चाह रही है। चंद्रवंशी समुदाय के भीम सिंह बीजेपी के साथ आए, सुहेली मेहता और प्रमोद चंद्रवंशी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यूपी का ही फार्मूला बिहार में लगाने की कोशिश है। आप जानते हैं कि बीजेपी ने यूपी में छोटी छोटी जातियों के जो प्रमुख नेता थे उन्हें अपने साथ लाकर एक इंद्रधनुषी गठबंधन बनाया था। कुछ वैसा ही प्रयास बिहार में भी किया जा रहा है। इसमें अति पिछड़े वर्ग के अलग अलग जातियों के प्रमुख नेताओं पर बीजेपी की नजरें टिकी है। बिहार में चंद्रवंशी समुदाय की बात करें तो वहां पर करीब 7% इस समुदाय की आबादी होने का दावा किया जाता है और बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनकी टीम में भी अति पिछड़ों को जगह दी गई है और वो खुद भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। साथ ही जाति का सर्वेक्षण जो अभी हुआ है बिहार में, जिसके बाद कांग्रेस ने पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात शुरू की है, उसमें भी अति पिछड़े वर्ग की जातियों पर खास तौर से जोर दिया गया है और इसे लेकर वहां पर सियासत भी तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार खुद ईबीसी का आरक्षण 18% से बढ़ाकर 25% करने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि बीजेपी कहती है कि यह काफी नहीं है, इसे 25 से बढ़ाकर 30% किया जाना चाहिए। तो ये बीजेपी की अपनी रणनीति है बिहार में जो उठापटक चल रही है जेडीयू के भीतर, उसे लेकर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी साहब जो कि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही मनीष बरियार जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। आज जो जेडीयू में उठापटक हुई है, नीतीश कुमार के हाथों में एक बार फिर कमान चली गई। लल्लन सिंह जो है कह रहे हैं कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इसलिए व्यस्त रहेंगे। इस पर आपकी पहली टिप्पणी, आपको क्या लगता है कि ये सारी जो कवायद हुई है ये किस लिए की गई है? देखिए, ऐसा ही ये गठबंधन के बीच जो लठबंधन चल रहा है उसकी बानगी है अखिलेश जी। और नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि जब कोई प्रतिष्ठा नहीं दे और कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिले और स्वयं प्रतिष्ठा पाने का जुगाड़ करना चाहिए। इंडी गठबंधन में, इंडी अलायंस के स्वयंवर में धनुष टूट नहीं पाया तो तीर लेकर वापस आ गए। तीर इनके पास एक ही है नीतीश कुमार के पास, वो भी बिना कमान का, लेकिन उसके कई निशान इन्होंने लगाए हैं। नीतीश अपने कुनबे के महंत हो गए। नीतीश कुमार जब चाहे उस पार्टी के अध्यक्ष बने, जब चाहे लल्लन टॉप बना दे, जब चाहे लल्लन को बॉटम बना दे, ये उनका है। अलायंस के साथ जो उनकी दुश्वारियां हैं उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए और आरजेडी के बढ़ते हुए दबाव को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए एक साथ। और उन्होंने इंडिया अलायंस को एक तरह से मैसेज भी दे दिया कि भाई जो करना है जल्दी करो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, मैं मोदी के पास चला जाऊंगा, तुम देखते रहियो। और लालू, लल्लन और सोनिया के लाल को एक साथ नीतीश ने जवाब दिया। नीतीश सियासत के वो घोड़े हैं जिनके आगे पीछे दोनों तरफ रहना खतरनाक है। लल्लन को कब लाड़ दें, कब दुत्कार दें, और नीतीश का न किसी पर विश्वास है और न नीतीश को किसी पर विश्वास है। अपने किसी निकटतम पर न उनका विश्वास है, न किसी निकटतम का उन पर विश्वास है। नीतीश कुमार अविश्वसनीयता की राजनीति के आज प्रतिमान बन गए हैं। आज न इंडिया अलायंस में कोई इन पर विश्वास करता है, न उनका कोई सहयोगी विश्वास करता है। और जो उनके बारे में तमाम तरह की चीजें गढ़ी गई हैं, तमाम कसीदे अखिलेश जी गढ़े गए हैं, जो उन्हें पेट में दांत, पलटू चाचा और तमाम तरह के नाम, उपनाम, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम उनके साथ जुड़े हुए हैं,
ये उनके कार्यों के आधार पर ही जुड़े हुए हैं। जी। जो उनकी राजनीतिक यात्रा रही है, जो उनका सफर रहा है, ये उसी की बानगी है। बिहार में उन्होंने ठीक है। शराब बंद किया, बोतल बंद का नशा नीतीश कुमार के सर चढ़कर बोल रहा है। जो विधानसभा में उन्होंने अनर्गल बिल्कुल बातें धनंजय की जी, ये वो ये पूरी। आपकी प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन मनीष जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मनीष जी, आप किस तरह से लेते हैं? क्या ये नीतीश कुमार का कोई मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा या राजनीतिक मजबूरी मानी जाएगी? नमस्कार। मास्टर नमस्कार। स्ट्रोक तो मैं नहीं बोलता हूँ, बट सामने से दो कारण बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तो जातीय जनगणना के बाद जिस अगर जातीय समीकरण की बात करें तो उसमें ललन सिंह जी फिट नहीं बैठते, क्योंकि अगर आप देखें तो जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी में जो वोट है वो काफी कम है। इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है लेकिन वोट कम है। और उनको अब प्रोजेक्ट करना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुझे लगता है कि वहां पर जो है वो फिट नहीं बैठ रहे थे। एक तो ये है। दूसरी जो उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि अंदर भी जो जेडीयू के है बहुत असंतोष था। कुछ पिक्चर्स भी आए थे सामने जिसमें 11 विधायकों की मीटिंग थी। कोई कंफर्म खबर तो नहीं थी, बट कुछ चीजें चल रही थी और ऐसे उस तरह से बाहर बाहर से चल रहा था कि शायद, क्योंकि ये 2016 में भी शरद यादव जी जब थे तो छोटी मोटी विद्रोह हुई थी और नीतीश जी खुद से वापस जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। करीब करीब जी। ऐसी स्थिति मैं देखता हूँ, और 2017 में वो एनडीए की तरफ चले गए थे। तो जब भी नीतीश जी को ऐसा लगता है कि पार्टी में असंतोष है, लोगों में असंतोष है, तो वो ऐसा कदम उठाते हैं। और एक मैसेजिंग तो जरूर है, धनंजय जी की बात है और आप भी कह रहे हैं, एक मैसेजिंग भी है इंडिया अलायंस को कि आप क्योंकि देखिए जो ललन सिंह जी का जो काम था वो था इनको नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट करना। और वो जो पिछली मीटिंग हुई है उसमें कुछ खास सफलता नहीं मिली है, और सब लोगों को पता है कि नीतीश जी बहुत खुश नहीं थे इस बात से कि वो कन्वीनर भी नहीं बन पाए इस चीज की। जी। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को अगर आप ध्यान दें और जो आंतरिक समीकरण और आंतरिक थोड़ी बहुत जो असंतोष आ रही है, इन सब चीजों को लेकर के ये कदम उठाया गया है। जी। धनंजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है कि नीतीश कुमार चलिए ठीक है, साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नीतीश कुमार का वोट बैंक तो हमारे साथ आ जाए। एक समिति आपने बना दी है कि जो अति पिछड़े हैं उन पर नजर है, उनके नेताओं को चिन्हित किया जा रहा है, उन पर डोरे डाले जा रहे हैं कि वो हमारे पाले में आ जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं अखिलेश जी, देखिए, पिछड़े की पहलवानी में विपक्ष ही पिछड़ रहा है। क्योंकि पिछड़ों के प्रणेता, आज पिछड़ों के सबसे बड़े नायक, राष्ट्र नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी है, जिसमें हर पिछड़ा अपना अक्ष देख रहा है। हर दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित ये देख रहा है कि उसके बीच का व्यक्ति, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना अक्ष देख रहा है। देख रहा है कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति निकल करके हमारे लिए चिंता कर रहा है। वो विश्वकर्मा की विरासत बचाने की बात हो, चाहे सोनार की दुकान की बात हो, चाहे किसी भी समाज की बात हो, हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि जैसे मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। गरीबों की बात पहली बार प्रधानमंत्री ने की है, चाहे लखपति दीदी की बात कर रहे हो, चाहे अमीरी लाने की बात कर रहे हो, चाहे 12 करोड़ किसान को सम्मान निधि देने की बात कर रहे हो, चाहे 11 करोड़ टॉयलेट बनाने की बात कर रहे हो, चाहे 4 करोड़ गरीबों के घर बनाने की बात कर रहे हो। हर वंचित, शोषित, आज तक जिस दलित की बात की गई, दलित से दरी बिछवाया गया है और पिछड़ा को जी। पापोस समझा गया है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा वैश्विक स्तर का नेतृत्व, आप देखिएगा कि हर व्यक्ति को जो सम्मान मिल रहा है, हर व्यक्ति पहली बार, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सत्ता में जगह मिले, उसको हिस्सेदारी मिले, उसको अपना समझे, ये पहली बार हो रहा है। वो किसी भी जात संप्रदाय का व्यक्ति हो, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हो, अति पिछड़ा भी आज ये मान रहा है कि उसके प्रणेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जी धनंजय जी, मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात आज ललन सिंह ने कही है, सूत्रों के हवाले से हमारे सहयोगी प्रशांत ने ये रिपोर्ट भी किया है कि जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए। तो ये बात कहां से आई? क्या अंदर ये सुगबुगाहट थी कि बीजेपी के साथ भी जाने की बात हो रही थी? क्या ये भी एक कारण रहा है? और दूसरी बात ये कि अगर जेडीयू कमजोर होती है तो इसका फायदा क्या बीजेपी ले पाएगी? जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो अति पिछड़े का वोट बैंक है नीतीश कुमार का, उसमें सेंध लगाई जाए, इस वर्ग के जो नेता है उनको अपने पाले में लाया जाए। मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। मुझे लगता है कि बीजेपी की स्थिति अब पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर आप देखें, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं और उनकी अच्छी खासी संख्या भी है। और बीजेपी में कई सारे लोग अति पिछड़े और पिछड़े समाज के लोग आते हैं। खासकर अगर आप लोकसभा इलेक्शन देखें तो अति पिछड़े और पिछड़ों का काफी अच्छा उनको समर्थन मिला है।
इवन यादव जो जाति है वहां से भी उनको लोकसभा में मिला है। तभी जो है पिछली बार की जो सफलता थी लोकसभा में वो बिहार में आपको देखने को मिली है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हाँ जेडीयू के घटने से क्या बीजेपी को फायदा होता है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के जो जेडीयू के बहुत सारे जो नेता हैं और खासकर जमीनी नेता हैं, वहां आरजेडी के साथ उनका समीकरण बैठ नहीं सकता है। अगर आप सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देख लें तो वो बैठ नहीं सकता है। तो उनके पास एक ही रास्ता है और वो बीजेपी के पास जाने का रास्ता, और कोई दूसरा रास्ता मुझे दिखता नहीं है। तो वहां तो जरूर बीजेपी को फायदा मिलेगा। एक आपका जो पहला सवाल था, माफी चाहता हूं मनीष जी, समय की कमी, थोड़ा संक्षेप में जी। हाँ, तो आपका जो पहला सवाल था, तो नीतीश जी बहुत मास्टर टैक्टिशियन है और उनका हर कदम बहुत सोच समझ के और फूंका हुआ कदम होता है। तो आप अगर कोई भी कदम वो उठाते हैं तो उसको आप हल्के में, या कोई भी आप हल्के में ना ले। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के वो बड़े उदाहरण हैं। और बीजेपी के तरफ से भी जो है मुझे लगता है कि न्यूट्रल मैसेज जा रहा है उनकी तरफ। हरी साहनी जी ने कहा कि हम लोग जो है घोट पी लेंगे, कोई भी तरह का ये सह लेंगे, लेकिन अगर कोई आने को हमारे पास तैयार है तो मुझे लगता है ये सब मैसेजिंग है। तो नीतीश जी की तरफ से मैसेजिंग ही जा रहा है। अब दोनों तरफ से मैसेजिंग है, मुझे क्या होता है कहना बड़ा मुश्किल है, बट ये मैसेजिंग तो जरूर जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका मनीष जी इस तमाम चर्चा के लिए। धनंजय जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही अयोध्या में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम के दौरे से पहले वहां तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के कई मंत्री पहुंचे। वो राम मंदिर निर्माण की प्रगति और पीएम मोदी के दौरे से पहले की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन जाकर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद वो नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट भी गए। इससे पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और पीएम मोदी के दौरे से पहले जो तैयारियां हो रही उन्हें लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बात की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं अयोध्या, और आप देख सकते हैं कि लता मंगेशकर चौक है। ब्रजेश पाठक जी मेरे साथ है। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को और रेलवे स्टेशन को जनता को समर्पित करेंगे। पूरी अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है। रोड्स चौड़ी किए जा रहे हैं, रोड डिवाइडर्स बनाए जा रहे हैं। अयोध्या के घरों को एक रूपता में लाया जा रहा है, एक तरीके का रंग रोगन किया जा रहा है और अयोध्या में बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ है। हर नागरिक बहुत ही प्रफुल्लित है। आज हम सबसे हमने आमंत्रण दिया, सभी लोग हर्षोल्लास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन में जाना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं और आशीर्वाद लेना चाहते हैं। रोड शो की भी तैयारी है? हाँ, रोड शो 10 किलोमीटर का होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम के नागरिकों से मिलेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे और इसके बाद जनसभा। अच्छा, तो सर अगर परियोजनाओं की बात करें तो ट्रेनों की भी सौगात मिल रही है, शहर को भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रामायण संग्रहालय, रिसर्च सेंटर, ऑडिटोरियम, सब कुछ अयोध्या धाम में बदल रहा है। यूपी सरकार ने जिस तरह से अयोध्या को अभी तक बदला है, अगले कितने दिन में सर आप लोग मान रहे हैं कि शीघ्र आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अयोध्या सिटी डेवलप होगा? चलिए, बहुत तो ब्रजेश पाठक जी जो मुख्यमंत्री हैं, आप देख सकते हैं कि पहुंचे हैं अयोध्या, लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कल रोड शो होगा और 10 किलोमीटर के रोड शो में प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करेंगे और तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।